आप सभी का स्वागत है हमारे इस 6th डे के फर्स्ट सेशन में। मेधा दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके माता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अ, वो जबलपुर में हैं अभी और मेधा जी जो है वो इंग्लैंड में हैं। तो उन्होंने अपना जो शिक्षा है वो आर्किटेक्चर में कंप्लीट की हुई है, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी। उसके बाद उन्होंने कंजर्वेशन का भी कोर्स पीजी डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अभी इंग्लैंड में जाकर के वहाँ बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ये बड़ी उचित बात है हमारे सभी के लिए कि किसी विश्वविद्यालय में हम सीखते भी है और सिखाते भी है एज ए विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। उसके बाद में वो एज अ हेरिटेज टूर गाइड के रूप में भी काम करते हैं। यानी बर्मिंघम में ही अलग अलग जगह पर जो हेरिटेज वॉक्स होते हैं उसमें, जैसे कल हमें इंटैक केस में उन्होंने बताया था, तो इस तरह से वो अपना हेरिटेज वॉक भी कराते हैं। तो मेधा जी का अपना जो सेशन है वो हमारे रिवर वैली कल्चर ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का सभी जो जल संस्कृति है, तो उसके बारे में वो हमें अवगत कराएंगे। हमारे लिए हमारी जो ये सभी नदियां हैं, सप्त सिंधु जिसको हम कहते हैं, तो इन सप्त मैंने मेधा जी आपका परिचय बताया है, मैं अभी आपको को होस्ट बना देता हूँ, जस्ट एक मिनट। तो इन सप्त सिंधुओं के बारे में आज हमारा ये रिवर वैली कल्चर ऑफ इंडिया इस नाम से कोर्स होगा। मेधा जी मैंने आपको को होस्ट बनाया है, कृपा करके आप साउंड ऑन कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी ऑन कर सकते हैं। वर्तमान में अलग अलग जगह पर उन्होंने जो व्याख्यान दिए हैं देश भर में, दुनिया भर में, और जिस तरह से भी वो कार्य कर रही है तो हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। नर्मदा के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। उसके बाद अभी पूरे जो है हमारे सप्त सिंधुओं के बारे में वो अभी हमारे साथ में चर्चा करेंगी। मेधा जी, आपका स्वागत है। कृपया अभी आप अपने इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप आने से पहले मैंने परिचय दिया जी। बिल्कुल। एक मिनट, बस ये डिस्प्ले एक्चुअली वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है जी। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्रेजेंटेशन भेज दीजिए, मैं यहाँ से करता हूँ। जी जी। आपका प्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, क्या मैं इस तरफ से प्रेजेंट करूं मेधा जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेजेंटेशन पीपीटी जो है इस तरफ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस तरफ से प्रेजेंट कर सकता हूं।
यस, विजिबल। आप म्यूट अनम्यूट कर दीजिएगा। आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रेजेंटेशन दिख रहा है। प्रेजेंटेशन विजिबल है, बस वो भी प्रॉपर रूप से दिख रहा है, बस आपकी साउंड म्यूट है। जी नहीं, हम सेट ही कर रहे थे एक्चुअली, इसलिए म्यूट था। जी जी। ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इट्स टू अर्ली टुडे, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। So, good morning, everyone, and thank you for having me here. My name is Medha Dubey, and I'm a conservation architect, heritage researcher, and currently a visiting demonstrator associated with Birmingham City University. So, I'm also pursuing my advanced studies in the conservation of historic environment over there. So, बोपड़े सर ने आपको इंट्रोडक्शन एक दे ही दिया है। So, the academic background of myself is architecture and architecture conservation. And over the years, my work has gradually just moved towards the understanding the relationship between heritage, cultural landscapes, and human memory. I have had the opportunity to teach the subjects such as history of architecture, landscape design, and heritage studies, while also working on conservation-oriented research and documentation projects in both India and the United Kingdom. And a major part of my research since my master's thesis focuses on riverine heritage and cultural landscapes, particularly the histories and traditions associated with the river Nile. Through this research work, I became increasingly interested in how other rivers as well shape the settlement patterns, the architecture, trade, ritual practices, and cultural identity across generations. And that is one of the reason why the study of this river valley culture is so significant. That rivers were never just sources of water, as people sometimes assume that to be it just a part of landscape or just a water body, but they were the foundations of the civilizations itself. As you all are pursuing history or archaeology, so you must be very much in sync with the process of how the civilizations work. So, around these river valleys, communities learned how to settle, cultivate land, exchange their ideas, system of beliefs, and culture. So, in many ways, right. So in many ways, the rivers became lifelines around which early human societies organized themselves. So, when we study river valley culture in India, we are not only studying ancient settlements or archaeological remains, we are studying the origins of social organization, trade networks, the artistic traditions, sacred geographies, and human adaptation to the environment. These cultures help us understand how geography influences civilization and why many of these relationships between people and rivers continue even today. तो जो पोपड़े सर ने कल रात में ही बताया कि उनको इस बारे में ये लेक्चर पूरा हिंदी में चाहिए, तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि हिंदी में पढ़ाया नहीं है, कभी कोई लेक्चर दिया नहीं है, और जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनको या एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लगता। And I was in Scotland last week and was just back to the home last night. तो पूरा लैंग्वेज शिफ्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए लेक्चर हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में रहेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द मोस्ट इन हिंदी। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको इन जनरल ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। बाकी आप में से किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लैरिफाई द सेम।
And so, in today's lecture, I hope we can look beyond dates and dynasties and instead of exploring River Valley culture as a living and evolving story of people, landscapes, memory, and civilization. So, as you can see, this is the map of India. एंड जो भी हमारी नदियां हैं वो एक नेटवर्क की तरह पूरे देश को कवर करती हैं। तो अगर हम देखें कि स्कॉलरली डेफिनेशन क्या होती है नदी की, तो river is a natural flowing water course, usually fresh water, flowing towards an ocean, sea, or another river. In some cases, a river flows into the ground and becomes dry at the end of its course without reaching another body of water. Small rivers can be referred to using names such as stream, creek, brook, rivulet, and rill. तो जो रिवर और स्ट्रीम्स होते हैं वो मोस्टली हमारे लैंडस्केप का मेजर फीचर कवर करते हैं। फिर भी सिर्फ 0.1% जमीन अर्थ पे वो कवर करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि वो ह्यूमन बीइंग्स और सारे लिविंग बीइंग्स और सारे सिविलाइजेशंस, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो या जानवर हो, सबके लिए ही पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेश वाटर सप्लाई इज ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट। जितने भी हमारे दुनिया भर के मेजर सिटीज हुए हैं या सिविलाइजेशंस हुए हैं, वो सब के सब जो है वो रिवर्स या फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स के आसपास में ही डेवलप हुए हैं हमेशा। तो अब हम क्योंकि रिवर वैली कल्चर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रिवर्स को पहले समझते हैं कि पहले के समय में जब राजा महाराजा नदियों को सम्मानित करते हुए उनके लिए मंदिर बनवाते थे, तो जैसे किसी एक राजा ने कोई मंदिर बनाया किसी नदी के लिए या नदी के समर्पण में, तो उन्होंने जो भी रिचुअल्स या ट्रेडिशंस शुरू किए उनकी प्रतिष्ठा के समय, वही सब फिर उस जगह की जनता ने भी दोहराना शुरू कर दिया। और ऐसे ही हर एक मंदिर में पूजा करने का कोई ना कोई स्पेसिफिक तरीका होता है। अलग रिचुअल्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं। तो जब ये सारे ट्रेडिशंस शुरू किए गए, जैसे पानी में दीपदान करना या सिक्के चढ़ाना, तो उनका इकोलॉजिकल रीजन हुआ करता था। जैसे दीपदान के लिए आटे के छोटे दिए बनाते थे ताकि नदी में ऑयल पोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो, और जब दिए बुझ जाएं तो उनको जो मछली है या चिड़िया है वो खा सके। पर आज के समय में लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं या जो भी सिंथेटिक मटेरियल है उनका यूज किया जाता है। बहुत बड़े बड़े दियों का विसर्जन होता है। उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कभी वो पूरे जलते हैं कभी नहीं जलते हैं। उससे जो रिवर में सिर्फ पोल्यूशन ही होता है। कॉइन्स भी पहले कॉपर के होते थे जो कि रिवर को क्लीन रखने में या प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते थे। पर अब जो रेगुलर कॉइन्स हैं, आज के डेट में जो कॉइन चलते हैं, वो इस तरह की किसी भी प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि किसी समय पे हो सकता है कोई ट्रेडिशन शुरू किए हों, उनका कोई इकोलॉजिकल रीजन भी हुआ करता था, लेकिन आज हम उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन किसी भी रैंडम तरीके से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अ, नदियों को जितना हम कम से कम पल्यूट करेंगे, उतना ज्यादा हम आगे का जो भी जीवन है वो अच्छे से रह पाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे जो नदियां होती हैं वो सिर्फ एक वाटर बॉडी या लैंडस्केप का पार्ट नहीं होके पूरे जो जो सिविलाइजेशंस होते हैं वो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नदी इंडिया की, जो है रिवर गंगा, which is a symbol of faith, hope, culture, and sanity, as well as a source of livelihood for millions since time immemorial. She is the center of social and religious tradition in the Indian subcontinent, and particularly it is very sacred in Hinduism. Uh, the very special faith and respect for the river Ganga in India are as old as the Indian culture itself. तो जितने भी इंडिया में वेद और पुराण लिखे गए,
उनमें भी किसी न किसी रूप में नदियों का वर्णन तो किया ही गया था। इनफैक्ट गंगा नदी को एक तरह से इंडिया की आइडेंटिटी के सिमिलर या समानांतर रख के ही देखा जाता है। The history of Ganga in nurturing culture and civilizations is appreciated through fostering native culture in its basin, shifting of the Indus-Saraswati basin civilization into its fold, and promoting integration of cultures to develop Indian civilization. तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, टूरिज्म, जो रिवर बेस्ड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारा गंगा नदी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि जो गंगा नदी है वही अकेले ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है इंडिया का, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आल्सो प्रोवाइड अ पेरिनियल सोर्स ऑफ इरिगेशन टू अ लार्ज एरिया। जो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होता है उसका भी कंटेंट काफी ज्यादा है। जो एक्सटेंसिव बेसिन है गंगा का, that also accounts for 1/4 of India's water resources and is home to more than 407 million Indians. तो जिससे कि हम लोग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंसीडर कर सकते हैं। The Ganga basin, with its fertile soil, is a significant contributor to the agriculture economies, not only of India as well as Bangladesh. Sorry. तो इसमें हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए ले सकते हैं श्रृंगवेरपुर, जो कि सिंगौर गांव के पास में है। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का 2000 साल पुराना बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको रामायण में भी मेंशन किया गया है, और प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर दूर है ये जगह। The site was excavated on a large scale between 1977 and 1985 under the project Archaeology of Ramayan Sites by Archaeological Survey of India. The excavation has revealed the remnants of a large rectangular brick tank, which you can see over here, and it is a unique example of Indian hydraulic engineering. So there were multiple tanks which were connected to each other, and the water used to flow automatically through all of those tanks, simultaneously purifying the quality of the water as well. Next, we have Chunar Fort, and it shaped the majority part of history of the area. Since through history, forts have been historic bastions of control, symbol of power, and defenders of the realm. Sometimes they are much more. The Chunar Fort almost towers 150 feet high over the holy river Ganga, and it lies 14 kilometers southwest of Varanasi. The fort has played quite a pivotal role. The Hindi literature enthusiasts know the Chunar Fort as the Tilisni Killa, or the magical fort, due to its appearance in different great uh, novels or mythologies or stories as well. तो 2000 साल पुराने जो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और इनकी फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवरेंट प्लेन्स हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए उतने एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली एल्यूवियल सॉइल जो है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अ, और यही सॉइल गंगा का मेजॉरिटी पार्ट कवर करती है। तो सिर्फ ये कैमूर हिल का रीजन है गंगा के प्लेन्स में, जो कि चुनार पत्थर के लिए काफी फेमस है। तो as you can see in the picture, the stone is almost buff colored, finely grained, and hard sandstone, which gives a fine marble-like shine when it is polished. The stone was quarried and then transported through the river Ganga. तो ये ट्रेड कितना पुराना है इसके कोई बहुत ज्यादा अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स नहीं है, पर मॉडर्न के समय से ही काफी काम हुआ करता था इनमें। एग्जाम्पल के लिए जो अशोकन कॉलम्स थे, रेलिंग्स और स्टैचूज जो हमें सारनाथ में मिलते हैं,
जो दीदारगंज यक्षी जो कि अभी बिहार स्टेट म्यूजियम में है, ये सारे फेमस चुनार स्टोन से ही कार्व आउट किए गए हैं. और then the tradition carried out, and later on even the Shung and Gupta era statues of Buddha, Vishnu and Brahma and other different gods were also found across North India, were all made of the same stone. Several centuries later, in the 17th century, Akbar also used the sandstone to build forts and palaces in Prayagraj. It was also used in the construction of now famous ghats, palaces, and temples of Varanasi that were built roughly around 18th and 19th centuries all over the place. So, as Mark Twain said, Banaras is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. तो जब हम लोग घाट को देखते हैं तो उस पे बहुत तरह की एक्टिविटीज दिखती हैं. अलग अलग तरह के लोग, उनके कल्चर, इवन जानवरों में गाय, कुत्ते, बंदर, चिड़िया, कबूतर, सबको ही कुछ ना कुछ करते दिखाई पड़ते हैं. उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो कई जनरेशन से वहां पर रह रहे हैं, उनके डेली एक्टिविटीज हैं. जैसे लोगों की पुश्तैनी दुकानें होती हैं, या फिर बनारसी साड़ी वीविंग का काम होता है, किसी की पान की दुकान है, या किसी की चाट की दुकान है, कहीं पर बोटिंग हो रही है, कहीं पे कुछ साधु संत बैठे हैं, या उनके जो भी मेडिटेशन बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं. अ, हो सकता है किसी बंदर या गाय या कुत्ते भी, उनके परिवार भी शायद कई जनरेशन से उसी जगह पर रहते आ रहे हो. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसानों के लिए, बल्कि जानवरों के लिए भी उनका अतीत है, उनकी भी स्टोरीज होंगे. तो दूसरी तरफ जो ये अनकंट्रोल्ड और अनप्लान्ड जो हमारा कमर्शलाइजेशन या डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग साइजेस, शेप्स और तरीके से, वो अब काफी एक्सक्लूसिव लेवल पे जा चुका है. तो इस डेवलपमेंट की वजह से जो गंगा का ओरिजिनल स्वरूप है, या जो साफ सुथरा हमें देखने को मिलते थे घाट पहले की तरफ में, उसमें काफी ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है अब. वहां पर अब सिर्फ हमें रैंडम बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं एक जैसी. अ, उन सारी बिल्डिंग्स का जनरेटेड जो भी कचरा होता है, वेदर इट्स फ्रॉम regular general waste or the toxic air of the air conditioners, सब कुछ अब गंगा में ही जा रहा है. इंडस्ट्रियल वेस्ट की तो ऑब्वियसली अभी हम लोग बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज. So we would just focus on how we as humans or as individuals can try to make a change in the scenario. So these ghats were originally developed, as you can see in the picture, कि अलग अलग तरह के मंदिर थे वहां पर, घाट थे कि लोग अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें. ऐसा नहीं सोचा जाता था पहले के समय में कि ये जो भी घाट है ये सिर्फ हम इंसानों के यूज करने के लिए है. उनके स्टेप्स इस तरह से बनाए जाते थे कि हर कोई उस पे इजी एक्सेस कर सके. तो इसलिए ही जितने जानवर हैं, गाय, कुत्ते, बंदर, ये सब भी आराम से पहुंच जाते थे. तो अ, आज के समय में जो इंक्लूसिव टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंसानों के लिए ही होगी कोई भी चीज. हमें इंसानों और जानवरों, चिड़िया, मछली, हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको ध्यान में रख के ही चलना है. क्योंकि जो भी रिवर्स हैं वो ऑब्वियसली सिर्फ इंसानों के बेसिस पे जिंदा नहीं रह सकती हैं. जानवरों का भी उनके साथ में उतना ही एसोसिएशन होता है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देवप्रयाग पे. अ, उतनी बड़ी जगह नहीं है ये वाराणसी जितनी, लेकिन यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर मर्ज होकर गंगा का रूप लेती हैं, इसलिए इस जगह की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है. यहाँ पर जो ऊपर पिक्चर है इसमें आप लोग काफी क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों अलग कलर के रिवर्स किस तरह से मर्ज होके फिर एक कॉमन कलर के रिवर का फॉर्मेशन ले लेते हैं. तो इस जगह का भी देवप्रयाग का काफी सारे वेद और पुराणों में भी मेंशन है.
फिर आता है ऋषिकेश, जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, और लक्ष्मण झूला और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योग के लिए भी काफी फेमस है। तो जितने भी लोग मिलते हैं फॉरेनर्स, वो यूजुअली इंडिया में दिल्ली, वाराणसी और ऋषिकेश और मुंबई, चार जगहों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऋषिकेश मोस्टली फॉर द बीइंग द कैपिटल ऑफ योगा, तो लोग यहाँ पे जरूर आते हैं देखने के लिए। देन ऑफ कोर्स वी हैव हरिद्वार, जहाँ पे शाम की आरती होती है हर की पौड़ी पे। हर 12 साल में कुंभ मेला होता है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ नदी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद ही प्रयागराज है, जहाँ किसी समय में सारे लिटरेरी एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। काफी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे पर्शियन, उर्दू, अ, हिंदी, इन सब के भी लिटरेचर यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, इन पे काफी काम किया गया है। नेक्स्ट वी हैव द रिवर यमुना. It is the fifth longest river of India. It originates from frozen Champasar Lake, located in Bandapur Glacier, uh, the one in the center, and is completely surrounded by the Garhwal division of Himalayas at a height of 6,387 meters in Har Ki Dun mountain range of Uttarkashi in Uttarakhand. And for many past centuries, the river has been an integral part of Indian culture as well. Yamuna is not an individual river in itself, it is a part of um, it's Ganga's tributary. But still, looking at the size and length of the river, Yamuna has been given a status of an individual river. But at present, the river is more in use for its extremely polluted state. So, starting with our stories that have generated around the river Yamuna. कृष्ण भगवान की कहानियां सबने सुनी होंगी कि कैसे उन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को हरा दिया था। किस तरह से उनकी जो रास लीलाएं थी वो यमुना नदी के आसपास में ही सारे स्टोरीज हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। अ, फिर यमुना की बात करें हम लोग और दिल्ली की बात नहीं हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो पुराना किला जो कि दिल्ली का ओल्डेस्ट फोर्ट माना जाता है, डेट्स बैक टू 1000 BCE, एंड इंद्रप्रस्थ का पूरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ था। वहां पर तीन एंट्रेंसेस हैं, बड़ा दरवाजा, द साउथ गेट एंड द लास्ट नोन एज द तलाकी गेट। तो जो पुराने मैप्स हम देखते हैं उसमें समझ में आता है कि कैसे जो पुराना किला है वो रिवर के ही अलोंग पे बनाया गया था। अब इतना ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है कि किले से रिवर का कुछ भी एसोसिएशन नहीं है। तो जब भी बाढ़ आती है और एकदम से वहां पर पूरा पानी पानी हो जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली the people who are of this generation don't know how the river was associated with the fort. Um, but as often occurs that the river finds its own path. तो नदियां हमेशा अपने पुराना रास्ता याद रखती हैं, और जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो उन्हीं पुराने रास्तों को ढूंढते हुए ही जाती हैं। तो हम लोग आज के डेट में जो बोल देते हैं कि बाढ़ आ गई या नदी बहुत फ्यूरियस हो गई, तो वो नदी की गलती नहीं है कि वो अपने ही रास्ते से जा रही है। वो इंसानों की गलती है कि उन्होंने वहां पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दिया, जो रिवर है उसका नेचुरल पाथवे जो है वो ब्लॉक कर दिया। Then we have Agra, of course, where the river Yamuna meanders through many Mughal sites of special interest, including Chini का रोजा इत्माद-उद-दौला। ताजमहल तो हम सब जानते ही हैं, जहाँ वो बना है। उसको बनाने का रीजन भी ये था कि एक पहला तो नदी के थ्रू जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। उसके अलावा ऑब्वियसली ऐसे स्ट्रक्चर को अगर डिजाइन किया जा रहा है जिसे कि पूरे एस्थेटिक के लिए ही जाना जाएगा,
उसके लिए इतना सुंदर बैकड्रॉप और कहीं मिलना पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से स्पेसिफिकली यमुना नदी के ही अलोंग में प्लेस किया गया इन सब जगहों को। नेक्स्ट है हमारी नर्मदा नदी, जो कि आई एम वेरी मच एसोसिएटेड विद बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग for and with the stories of River Narmada since a very long time. अब, नर्मदा जो है वो गंगा से भी पुरानी मानी जाती है, क्योंकि ये तब भी एग्जिस्ट करती थी जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी नहीं हुआ था। ना हिमालय हुआ करता था तब, ना गंगा नदी। I just don't have the habit of speaking so much in early morning, so it's just my voice cracking up. अम, तो इतने पहले जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुआ था तो ना गंगा नदी थी ना हिमालय। इस रीजन पे सिर्फ डायनासोर्स हुआ करते थे। अ, हम लोगों को ये एविडेंसेस मिले हैं कि नर्मदा नदी उस वक्त भी थी जब इंडिया और अफ्रीका एक सिंगल यूनिट हुआ करते थे। इसलिए आज भी कई जगह पे एकदम एक से फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ही ये दोनों अलग हुए और पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हुए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही पूरा सब उस वक्त हुआ। तो काफी चीजें इस वक्त भी सिमिलैरिटी में देखने को मिलती हैं, जो हम फॉसिल्स को देखते हैं या प्लांट वेराइटीज को देखते हैं या एनिमल ओरिजिन्स को देखते हैं। नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। सेंट्रल इंडिया के अमरकंटक से ओरिजिनेट होके पूरा वेस्ट में ट्रैवल करती है, गुजरात को फॉलो करते हुए। सो रिवर नर्मदा इज सेड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ सेंट्रल इंडिया। कुछ सालों पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, तो अब नदी जो है, जो कि इनिशियली 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी, अब गुजरात पूरा कवर भी नहीं कर पाती है। मध्य प्रदेश से निकलने के कुछ समय बाद ही ये पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। तो जो मल्टीपल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं रिवर के आसपास में, उस पे जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, ये सारे जो हैं रिवर्स के नेचुरल कोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। अ, जितने भी हिस्टोरिक घाट्स हैं या मंदिर हैं इसके अलोंग बने हुए, तो जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जैसे महेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे आर्किटेक्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस के लिए भी जाने जाते हैं। और दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उनमें से सिर्फ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं पूरी। तो ये पूरा 1312 किलोमीटर इंटू ट्वाइस, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा पाथवे होता होगा। और लोगों को पहले के समय पे था कि पैदल उन्हें यात्रा करनी होती थी, तो उसमें 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने साइकिल में शुरू किया। अभी के टाइम पे सिनेरियो ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द नर्मदा परिक्रमा, people can hire a helicopter and just go around in a couple of hours. So obviously जब किसी तरह का कोई रिचुअल होता था कि हमें नर्मदा की परिक्रमा करनी है, तो इसका दो मतलब होते थे। पहला तो ये कि कितना हम अपना डिवोशन दिखा सकते हैं या हमारे अंदर कितना डिवोशन है नदी के लिए, उस हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरा ये होता था कि जब आप रिवर के अलोंग सर्कमएम्बलेशन या प्रदक्षिणा करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अलग अलग कल्चर्स को देखते हैं, अलग अलग तरह के जंगल, वहां पे जितने फल फूल होते हैं या पेड़ पौधे हैं, उनसे आपका एसोसिएशन होता है कुछ ना कुछ।
क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं परिक्रमा के भी। आप कुछ परचेज नहीं कर सकते हैं एज सच। आपको जो नेचुरली अकरिंग चीजें हैं या तो वही लेनी है खाने पीने के लिए, या फिर आप लोगों को जो भी लोग अपनी इच्छा से दान देते हैं उस पे डिपेंड करना है। तो उस तरह से ये काफी डिवोशनल काम हुआ करता था पहले के समय में। इसके अलावा लोग साफ सफाई भी मेंटेन रखते थे फिर, कि जो उसके अलोंग चल रहे हैं वो पाथवेज को क्लीन रखते थे। कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से दूषित ना किया जाए नदी को। ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी आप अगर कभी नर्मदा पुराण पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि जो मेन गोल है इस नर्मदा परिक्रमा का, वो है कि हम किस तरह से नदी की सुंदरता को एडमायर करते हुए उसकी परिक्रमा इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ भी हमारी वजह से नुकसान ना हो। अ, उसके बाद एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है नर्मदा का कि वी हैव राहियोली विच वाज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 13 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स। राजासोरस नाम का डायनासोर्स जो है वो किंग लिजर्ड ऑफ नर्मदा कहा जाता था। ऐसे ही नर्मदा सॉरस भी है। काफी सारे डायनासोर्स के नाम जो हैं वो इसी तरह से रखे हुए हैं। जबालीपुरसॉरस और इस तरह के काफी कुछ हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में काफी सारे फॉसिल्स मिले डायनासोर्स के। इसके बाद आते हैं आर्किटेक्चर पे। तो आई वुड जस्ट बी कवरिंग कपल ऑफ facts that are associated with different activities. So you don't have to get confused कि ये एकदम से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो what I do is firstly consider what is the regular history of the river. Then I would cover uh, the traditions or rituals or even the mythological or religious stories associated. Then we can be talking about some of the natural history, which obviously includes the dinosaurs. उसके बाद हम लोग आ सकते हैं आर्किटेक्चर पे। तो सबसे पहले अमरकंटक, जहाँ पर नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। So we have the group of monuments and the Narmada Udgam temples. So Narmada isn't originated by uh, the glaciers as opposed to Ganga and Yamuna. This is the river which is originated by small underground springs, which are based under a couple of mango trees. So it's very interesting to watch whenever we go at the origin place that such a mighty river originates from such small springs which are completely underground. So जो पहले के राजा महाराजा थे, मोस्टली कलचुरी राजा जो थे, उन्होंने शुरुआत की यहाँ पर मंदिरों को बनाने की, और कुंड को बना के उन्होंने उसको सिक्योर किया कि ये नर्मदा नदी का ओरिजिन है। तो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी नदी का कोई एक सिंगल ओरिजिन नहीं है, मल्टीपल प्लेसेस हैं, अ, जिसमें से इन दोनों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो नर्मदा उद्गम टेम्पल्स में इस तरह से शुरुआत हुई कि ये जो हम ऊपर में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली के यूज के लिए हुए थे मंदिर। तो ओनली रॉयल families and their associates were allowed to enter inside. So, in order for the to make it accessible for the general public, the Narmada Udgam temples were constructed, and eventually the different kings started making their own temples because of the importance of river Narmada. इस छोटे से साइट पे ही अलग अलग तरह के आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक एन ओपन एयर म्यूजियम, जहाँ पे पहला मंदिर जो है वो 10th सेंचुरी या 9th सेंचुरी का बना हुआ भी मिलेगा, और जो लेटेस्ट मंदिर है इवेंचुअली ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बना है 1998 में। तो एक पूरे उसमें मोर देन 1000 years की हमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हिस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद आता है महेश्वर।
महेश्वर एज वी नो कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स से एग्जिस्ट करता है, 5500 बीसीई से। अलग अलग उसकी स्क्रिप्ट्स और ट्रेसेस हैं। तो महेश्वर और ओमकारेश्वर ऑफ कोर्स जो है वो काफी ज्यादा एंशियंट टाउन्स में कंसीडर होते हैं। और कई जगहों पर इस तरह से भी कहा जाता है कि जो माहिष्मती हुआ करता था पुराने समय में, जो कि फोक आर्ट, कल्चरल हेरिटेज सबके लिए फेमस था, माहिष्मती से ही महेश्वर बना, जो कि राजा महिष्मन ने जो सोम डायनेस्टी के हुआ करते थे, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं कृष्णा नदी पे। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होके कृष्णा नदी बहती है। यहाँ पूरी सह्याद्री रेंज, उसके साथ में वेस्टर्न घाट्स हैं। फिर महाबलेश्वर जैसी जगह भी हैं। तो इसका भी जो गौमुख है, उससे काफी छोटा सा स्ट्रीम निकलता है, पर आगे जाते जाते और भी ट्रिब्यूटरीज मिलती जाती हैं, और कृष्णा भी फिर एक काफी बड़ी नदी का रूप ले लेती है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मीनावली, जो कि वही से जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, 3 किलोमीटर पे है। ये जगह काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे नाना फडणवीस ने अपना जो रेसिडेंस है वो बनाया था, 18th सेंचुरी में, जो पेशवा माधवराव के अंडर असाइंड थे। मराठास के काफी और भी इम्पोर्टेंट स्टेट्समैन हुआ करते थे यहाँ पर। और ये लोकेशन आई एम श्योर आप लोगों ने किसी न किसी तरह से देखी होगी। तो स्वदेश और सिंघम जैसे जो मूवीज हैं, उनकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो मूवीज का भी किसी हद तक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, जो कि लोग भूल गए थे शायद, या वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम थी, छोटे गांव में था, या फिर काफी सिक्लूडेड एरिया था, जो लोग उतना नहीं जाते थे। वहां पर टूरिज्म को एक तरह से बढ़ावा मिला। उसके बाद आता है विजयवाड़ा या फिर बेजावाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 626 एडी में परिच्छेदी किंग्स के द्वारा बनवाया गया था। जो माधव वर्मा यहाँ के राजा हुआ करते थे। 5 रॉक कट टेम्पल्स हैं यहाँ पर। और मोगला राजापुरम नाम की जगह पे, जो कि 4th से 9th सेंचुरीज के बीच में बनाए गए थे। अकन्ना मदन्ना केव जो है वो इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद में जो उंदावली केव्स हैं, जिनको पूरा सॉलिड सैंडस्टोन से कार्व आउट किया गया था, ये भी 4th से 5th सेंचुरी के बीच में ही बनाई गई थी। अ, जो विष्णु कुंदिन राजा थे उनके द्वारा। तो इसमें भी आप इंट्रिकेट कार्विंग्स देख सकते हैं, जो लाइफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो साधु संतों की मूर्तियां हैं या जो देवताओं की मूर्तियां हैं, वो भी कितनी लाइफ लाइक दिखाई पड़ती हैं। तो आर्ट डेवलपमेंट जो हुआ करता था वो भी काफी अच्छे लेवल पे हुआ करता था उस समय में। फिर अमरावती हम सब जानते हैं, कल्चरल हेरिटेज जो आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 2nd सेंचुरी बीसीई में शुरुआत हुई थी इसकी, when it was the capital of the Satvahana dynasty of the Andhras, and it was one of the earliest Indian empires and ancestral dynasty of Andhra Pradesh. तो महायाना बुद्धिज्म का शहर माना जाता है ये। और जो स्तूपास हैं, ऑफ कोर्स अमरावती स्तूपा, उसके बारे में काफी सारा काम हुआ है। आप हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में इसके काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे। बाहर दूसरे देशों में भी काफी सारे फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो लोगों ने संभाल के रखे हैं, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, या क्या फॉलोइंग हुआ करती थी बुद्धिज्म की। नेक्स्ट नदी है हमारी गोदावरी, जो कि गंगा के बाद में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। 1465 किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है। इसका जो ओरिजिन है वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। और
इसकी ऑल्दो लोगों को उतना आइडिया नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी ज्यादा है। तो उस वजह से गंगा, यमुना, नर्मदा के बाद इसका नाम लिया जाता है नॉर्मली। लेकिन ये गंगा के बाद मेजर सेकंड ही आती है। जो पिक्चर्स में हमें दिख रहा है ये भी बुद्धिस्ट केव्स का ही पार्ट है। और इनका आप अगर देखेंगे फ्रंटेज इस तरह से आर्किटेक्चरल डिजाइन किया गया था कि तेज धूप से या जो साउथ वेस्ट में होने वाली तेज बारिशें हैं उनसे इनका प्रोटेक्शन किया गया था। So, my recent lecture in Scotland was exactly about how the Indian architecture has saved its structures from the extreme weather of India. तो जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बोल के उसको छोड़ देते हैं कि अरे इंडिया में इतना हार्श क्लाइमेट है कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो खराब हो जाते हैं, विच इज नॉट द केस। जितने भी आप देखेंगे कि केव्स का डिजाइन था, या फिर जितने हमारे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स थे, इवन आप अगर नर्मदा के अलंग में उदयगिरी केव्स को भी देखेंगे जहाँ पे वराह का जो रिलीफ है वो काफी ज्यादा फेमस है, काफी बड़ा उन्होंने स्केल पे बनाया हुआ है। तो वो आज तक प्रिजर्व इसलिए हैं क्योंकि उनको केव के थोड़ी सी छाया क्रिएट करते हुए फिर कार्व आउट किया गया था, rather than just letting it out in the open at the edge of the cliff. So obviously जो environmental effects हैं, जो weathering changes हैं वो होते हैं, but caves की वजह से जो उनकी surfaces हैं वो काफी हद तक बची हुई हैं। Then of course we have the Trimbakeshwar temple जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है। ये भी नाना साहब पेशवा के द्वारा बनवाया गया था 1755 से 1786 एडी में। पूरा ब्लैक स्टोन से बनवाया गया था और इनका जो शिवलिंग है वो कहा जाता है कि इट वाज नेचुरली अकर्ड। और फिर आता है नासिक, जो कि महाराष्ट्र की बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर जो गोदावरी है वो एक तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं पूरे शहर को, लेफ्ट एंड राइट बैंक मोस्टली। So each bank is associated with a different era of time and has its own cultural and architectural characteristics. Historically, Nashik was never a capital, a rich business town, or even an agricultural hub. Yet, it was because of the efforts of the several dynasties that reigned the city for centuries that Nashik had gained its ethnic conglomeration of culture. We have different type of temples which belong to Yadav period and Chalukyan period as well. So the temples were also built in late medieval period in this part, are embellished with sculptures that are not as attractive as the contemporaries. But the architectural style is the Himar-Panthi style of temple architecture, जो कि इसके फाउंडर और प्राइम मिनिस्टर हिमार पंत के नाम से इंस्पायर्ड है। तो ऑल्दो टेम्पल्स में उतना ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन जो इसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स थे, स्कल्पचर्स थे, वो को काफी ज्यादा इंट्रिकेट हुआ करते थे। Then we have Kalaram temple, which is also one of the most important Hindu shrines. ये भी भगवान राम को डेडिकेटेड है। और क्योंकि पूरी थीम ही इसमें ब्लैक स्टोन से इन्होंने बनाए हैं, फिर राम भी ब्लैक स्टोन में इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हनुमान जी की मूर्ति भी ब्लैक स्टोन में ही देखने को मिलेगी। फिर है कावेरी। अ, मेधा जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट हाँ जी। क्षमा करें, आप जो है बहुत थक गए हैं 2000 किलोमीटर का जर्नी करके। फिर सुबह 4:30 बजे पहुंच के 5:30 बजे फिर आप लेक्चर शुरू किए हैं। सो जी जी। आपका आवाज कम हो रही लगभग है। ये सभी हमारे लिए क्या बोलते हैं कि एक निरंतर चलने वाला ये प्रवाह है सभी ये संस्कृति का, जो आपने हमारे
गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी आपने पूरा किया, कावेरी की आप शुरुआत कर रहे हैं, बट मैं विनती करता हूं अभी हम रुकेंगे, क्योंकि एक नर्मदा के ऊपर 7 दिन आपने व्याख्यान दिए हैं, और प्रिंसिपल जी उर्सिम लता मैडम जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी उस कोर्स में ज्वाइन थे, और 7 दिन जी का एक उन्होंने भी एंजॉय किया है। तो उन्होंने कहा जी था कि उसके बाद हमने यहाँ पर जो है हमारे बियास रिवर के बारे में भी हमने इस तरह के प्रयास शुरू किए, तो एक इम्पैक्ट अच्छा क्या अच्छा हो सकता है उसका हम समझ सकते हैं। और जैसा आपने जी कहा, जी सेकुलर हिस्ट्री, माइथोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, इन मुद्दों को लेकर के ये आपने जो हमारे सामने रखा है, अभी हमारे सारे बच्चे भी इस तरह से इसमें कार्य करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं अभी हम रुकेंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लें, और कुछ अगर प्रश्न हो इन सभी से रिलेटेड तो हम जरूर आपको भेज देंगे। और अगले किसी इसमें जैसे हमने एक एक नदियों पर 7-7 दिन का सेशंस किया हुआ है, तो फिर कभी मौका मिले तो हम ये लॉन्ग इसमें भी करेंगे, आगे वाली नदियों के बारे में भी, कावेरी और बाकी नदियों के बारे में भी फिर हम जानेंगे। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी पूरा अपने पास में उपलब्ध है, किसी को अगर उसके बारे में कुछ भी प्रश्न हो तो वो हम आपको जरूर भेजेंगे। सो वेरी हम्बली थैंकफुल टू यू, प्लीज आप अभी रेस्ट कर लीजिएगा। जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी, यस। किसी को भी कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? अभी किसी को कुछ पूछना है?